हाँ जी बच्चों के हाल चाल। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग आपके बोर्ड्स की तैयारी करना। स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के साथ। और प्लीज़ मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा कि अपना दिमाग मत लगाना मेरे सब्जेक्ट में। आप लोग अपना दिमाग किसी और चीज़ों के लिए लगाना, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ आपको सेम चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आप थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फंस जाओगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के साथ। थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे। उसका रीज़न, एडमिशन में हमें सारे के सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। रिटायरमेंट आपका साथ साथ चल रहा है ऐसा समझ के चलना। उसमें सिर्फ 2-3 चेंजेस समझाऊंगा तो रिटायरमेंट हो जाएगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर बहुत सिंपल है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जैसे ही हमारा होगा तो डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑलमोस्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ चेंज इन पीएसआर के भी 80% कॉन्सेप्ट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ज़्यादा टाइम हमें लगाना है आज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। अगर हमने ये अच्छे से समझ लिया, अच्छे से कर लिया आज, तो समझ लो कि पार्टनरशिप कल तक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के साथ। कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं पहले ये देखने देते हैं, पहले ये चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। इसके बाद पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज, जो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन की जर्नल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस बार। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है वो पार्टनर्स के अंदर ही उसका इफेक्ट आएगा। मतलब तो पार्टनर्स के साथ साथ मैं आपको ट्रीटमेंट फॉर गुडविल समझाऊंगा। अभी स्पेसिफिकली अलग से नहीं करवाऊंगा, डायरेक्टली मैं विद पार्टनर्स कैपिटल आपको ये सिखाऊंगा। ठीक है, और ऑलरेडी वैसे उसका थोड़ा सा पार्ट जर्नल में भी आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ। कॉपी पेन निकाल लो, जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साथ साथ लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। इसमें मैंने मेन 3 केसेस डिस्कस करे हैं जो आपको इस बार आने के चांसेस ज़्यादा है। फाइन, और ये 3 केसेस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाले, वाइडली यूज होने वाले केसेस ये 3 है। फर्स्ट केस पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या दिया होगा, ए और बी की रेशो दी होती है, जैसे यहाँ पर दी हुई 3:2। इसके बाद वो बताएंगे आपको कि सी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। यहाँ पर वो एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। जो मैंने फिगर्स लिए, ए और बी की ओल्ड रेशो 3:2 और सी एडमिट होगा 1/4 शेयर के लिए। फाइन, तो हम इस केस में सॉल्व कैसे करते हैं, वैसे तो आप सबको अच्छे से पता होगा। ऐसे केस में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द टोटल शेयर बी 1, है ना, क्योंकि सब फ्रैक्शन का टोटल हमेशा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं लेट द टोटल शेयर बी 1 के साथ। ठीक है, तो टोटल, अच्छा फ्रैक्शन का टोटल 1 क्या होता है, एक बार मैं आपको फटाफट से रिकॉल कराऊं। ए और बी की रेशो 3:2 है, तो ए का शेयर कितना है 3/5, बी का शेयर कितना है 2/5। दोनों को ऐड करो, कितना बनेगा 5/5 बनेगा। तो कट कर कितना बनता है 1। इसका मतलब हमेशा फ्रैक्शंस का टोटल 1 होता है। ठीक है, मतलब ये रेशियोज को अगर हम लोग पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं तो टोटल हमेशा 1 आता है। ये बात अच्छे से क्लियर हुई आपको। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे लेट द टोटल शेयर बी 1 के साथ। और आप लोग क्या करो, बेटर है कि आप लोग के साथ साथ लिख लो केस 1। अभी तक आपको जितना दिख रहा है पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर मैं आंसर करवाऊंगा, पहले समझो और फिर अपने आप करके देखना। ठीक है, अगर आप अपने आप करोगे तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन आ सकती है, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो करना स्टार्ट करूं, चलो। आंसर हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले लेंगे लेट द टोटल शेयर बी 1। लेट द टोटल शेयर बी 1 के बाद हमें ऑलरेडी पता है कि सी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है बच्चों, 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। तो हमने लिखा कि सी का शेयर कितना है 1/4 है। फाइन, अब रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे, अगर टोटल शेयर 1 है उसमें से 1/4 सी का शेयर है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 1 - 1/4, दैट विल बी 3/4, है ना। तो ये कितना बचेगा 3/4 बचेगा। अब 3/4 जो शेयर बचा है वो किस किस का है, ए और बी का है, क्योंकि सी का शेयर ऑलरेडी 1/4 हमने फिक्स कर दिया। तो दैट मीन्स ये 3/4 जो है वो आप किसके बीच में बांटने वाले हो, ए और बी के बीच में। कौन सी रेशो में बांटोगे 3:2। इसमें मैं आपको एक और बात समझा देता हूँ। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो आपको ऐसा बोलते हैं कि ए और बी ने फ्यूचर में वो अपनी रेशियो रखना चाहते हैं इक्वल, तो जो मैं रिमेनिंग शेयर है 3/4 इसको मैं इक्वली बांटता। क्या बांटता, इक्वली बांटता। अगर ये इसके अलावा मुझे बोलते कि ए और बी फ्यूचर में ये रेशियो में शेयर करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट्स को, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स वो अपने ये वाला जो शेयर है इनका 3/4, इसको हम कौन सी रेशियो में बांट देंगे, 3:2 में बांट देंगे। क्या ये बात क्लियर है आपको। तो ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में है, इसलिए मैंने आपको अभी बताया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर निकालते हैं तीनों के नए शेयर। तो ध्यान से समझो जरा, ए का नया शेयर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये जो 3/4 आपके पास रिमेनिंग है ये ए और बी के आगे रख दो। आपने इसी को तो बांटना ना, ए और बी के आगे। और सी का शेयर तो फिक्स है कितना 1/4। अब क्या करेंगे,
ए का जो नया शेयर आएगा वो कैसे निकालेंगे, इसको हमने कौन सी रेशो में बांटना है, 3:2 में, जो इनकी एग्जिस्टिंग रेशो थी, तो इंटू 3/5 और इंटू 2/5 आंसर निकाल लेंगे। 3 3 9 अपॉन 20, ये आ जाएगा 6/20, और बस इसका सिर्फ बेस सेम कर दो। ऑलरेडी इसका शेयर 1/4 है, हमें ऑलरेडी पता है, तो 20 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाता है 5/20। तो दैट मीन्स आपकी न्यू रेशो आ रही है 9:6:5, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 9:6:5। अच्छे से क्लियर हुआ आपको केस फर्स्ट। अब आप लोग पहले साथ साथ नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में देखो क्या होगा, ए और बी की रेशियो गिवन होगी आपको, सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए। अब यहाँ पर आपको मेंशन होगा कि जो सी 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है वो ए और बी उसको किस रेशियो में दे रहे हैं, मतलब जो सी एडमिट होगा कुछ शेयर उसका ऑलरेडी आपको गिवन होगा, ये आपको बता रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर विच इक्वल्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, मतलब वो ए से कितना ले रहा है और बी से कितना ले रहा है, ये चीज़ आपको क्लियरली मेंशन होगी। यहाँ पर इक्वली की जगह वो ऐसा बोल सकते थे कि वो 3:2 में ले रहा है या 1:2 में ले रहा है, वो एज अ केस में भी वो डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पर लैंग्वेज क्या दी हुई है। तो आपको ये ध्यान से पढ़ना होगा कि वो किस रेशो में ए और बी से अपना शेयर ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे में प्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है। सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से चेक करो। पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, मैं कहूँगा 2:1 ओल्ड रेशो है और सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, फाइन। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ए का एग्जिस्टिंग शेयर कितना है, ए कितना शेयर उसको दे रहा है, सी को दे रहा है अपने शेयर में से, और बाकी का उसका नया शेयर कैसे निकालोगे, एग्जिस्टिंग माइनस उसका सेक्रीफाइस करके, फाइन। तो यहाँ पर लिखते हैं ए का एग्जिस्टिंग कितना है, 2/3 है ना, 2:1 ऑलरेडी आपको गिवन थी। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, बोल रहे हैं कि वो इक्वली ले रहा है ए और बी से। 1/4 को अगर मैं इक्वली बांटू 2 जनों में तो 1/8 हो जाएगा ना। 1/4 का हाफ कितना होता है, हाफ ऐसे तो निकालोगे ना आप, इसको 2/4 मत करना, वो डबल हो जाएगा। आपने नीचे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1/8 हो जाएगा। दैट मीन्स 1/8 ए सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसका नया शेयर कैसे निकालोगे, अब 2/3 इसके पास ऑलरेडी था, इसने उसमें से कितना दे दिया, 1/8 दे दिया, तो कितना बचा, 24 एलसीएम आ जाएगा आपका, 8 2 16 -3, तो ये बचेगा 13/24। क्लियर है। अब आप लोग क्या करो, पहले इतना नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके बी का आंसर पहले खुद ट्राई करो। अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं साथ साथ आपको टेली करा रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, अब बी का आंसर निकालते हैं। बी का एग्जिस्टिंग बताओ कितना था फटाफट। सर 2:1 थी ओरिजिनल, तो बी का एग्जिस्टिंग शेयर था 1:1/3, मतलब बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, सेम सैक्रिफाइस कर रहा है 1/8, क्योंकि वो भी 1/4 का हाफ पार्ट दे रहा है। जितना ए सैक्रिफाइस कर रहा था 1/4 का हाफ, उतना ही बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4 का हाफ। ये बात आपको अच्छे से क्लियर है। अब बी का नया शेयर कैसे निकालोगे, एग्जिस्टिंग माइनस सैक्रिफाइस, 1/3 इसका शेयर ऑलरेडी था, इसने 1/8 दे दिया, तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 5/24। कितना आएगा बच्चों, 5/24, फाइन। तो दैट मीन्स ये बी का नया शेयर आ जाएगा। अब ए का नया शेयर है 13/24, बी का शेयर है 5/24, सी का शेयर तो हमें पता ही है 1/4 है, तो न्यू रेशो क्या हो जाएगी, अच्छा 1/4 को जब आप 24 में कन्वर्ट करोगे तो वो बन जाएगा, ये मैं सी की बात कर रहा हूँ, 1/4 इंटू 6/6, तो ये बन जाएगा 6/24। तो देयरफॉर न्यू पीएसआर विल बी 13:5:6। क्या आप इसको और मिनिमम नंबर पे कन्वर्ट कर सकते हो, आंसर है नो, 13:5:6 और मिनिमाइज नहीं किया जा सकता, तो दैट मीन्स न्यू रेशो हो जाएगी 13:5:6, फाइन। अच्छा, इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको निकालने की नीड नहीं है ओल्ड माइनस न्यू करके, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है कि सैक्रिफाइस बी कितना कर रहा है, 1/8 कर रहा है, और ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/8। तो ऐसे केस में सैक्रिफाइसिंग हमें देखते ही पता लग जाता है कि इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो आ रही है 1:1, यानी कि इक्वल। ये बात अच्छे से क्लियर होती है आपको। आगे बढ़े, चलो अब आप लोग पहले केस नंबर 2 अच्छे से कर लो, उसके बाद केस 3 स्टार्ट करते हैं। केस 3 की जरा लैंग्वेज चेक करो, बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, सी एडमिट हो रहा है ये बात बताई, लेकिन सी कितने शेयर के लिए आ रहा है वो गिवन नहीं है। अभी तक आपने 2 केसेस करे, ए और बी की रेशो। पहले फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। लेट सपोज 3:2 थी जो हमने एज्यूम किया था, सी 1/4 के लिए आया था, तो मतलब सी का शेयर गिवन था ना। सेकंड केस किया आपने,
वहां पर भी सी का शेयर गिवन था और उन्होंने बताया था कि सी अपना शेयर इक्वली ले रहा है ए और बी से, फाइन, या वो किसी रेशियो में हो सकता था। अब यहाँ पर तो सी का शेयर ही गिवन नहीं है, तो थर्ड केस तो सबसे डिफरेंट हो गया। यहाँ पर बस आपको ये दिया होगा कि ए ने इतना सरेंडर किया है और बी ने इतना सरेंडर किया है। अच्छा, सरेंडर की जगह वो सैक्रिफाइस भी यूज कर सकते हैं वर्ड, फाइन, एक ही बात है। तो अब यहाँ पर अच्छा प्रेजेंटेशन सेम रहेगी आंसर की। सबसे पहले लिखेंगे ए का एग्जिस्टिंग शेयर, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो लिखेंगे, फिर ए का नया शेयर निकाल देंगे, ठीक है। अब ये तीन वैल्यूज डालते हैं। अच्छा, मैं तो कहूँगा आप पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, आंसर एक बार खुद ट्राई कर लो, अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं पहले करवा ही रहा हूँ, आप चेक कर लेना। ए सरेंडर कर रहा है हाफ ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। पहले बताओ ए का एग्जिस्टिंग शेयर कितना है? सर 2/3 है ना, 2:1 ओरिजिनल रेशो है। ए का सैक्रिफाइस बताओ, देखो ध्यान से, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ मैथ्स की लैंग्वेज को, हाफ ऑफ का मतलब क्या होता है सर? मल्टीप्लिकेशन। हिज शेयर, ए का शेयर कितना था? 2/3 था, तो वो अपने शेयर का हाफ पार्ट दे रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट है। पहले वाले केस में यानी कि केस नंबर 2 में उसने अपने शेयर का हाफ नहीं दिया था, जितने शेयर के लिए सी आया था उसका हाफ दिया था, 1/8, 1/4 का हाफ, है ना। यहाँ पर ए बोल रहा है कि मेरा जितना शेयर मेरे पास है, मतलब जो मेरा शेयर है मैं उसका हाफ आपको देता हूँ, फाइन। तो यहाँ पर जो सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2/6। बस आपको ये बात ध्यान रखना है, जहां पर आता है ऑफ हिज शेयर वहां पर उसके शेयर से मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज मत करना, छोटी सी बात है। अब ए का नया शेयर कैसे निकालेंगे? सर उसके पास 2/3 पहले था, उसने 2/6 दे दिया, तो उसके पास बचेगा कितना? तो हाफ ही तो बचेगा ना, तो यानी कि 2/6 बचेगा बच्चों, सिंपल है। ये बात अच्छे से क्लियर होती है। अब बी का आंसर पहले खुद ट्राई करो। अब बी के शेयर की बात करते हैं। बी का एग्जिस्टिंग शेयर कितना था? 1/3 था। उसने अपने शेयर का कितना पार्ट दिया, एक बार जरा चेक करें। बी ने अपने शेयर का 1/3 पार्ट दिया है, और इसका शेयर ओल्ड शेयर 1/3 था ना, हाँ ठीक है। तो बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर, उसका शेयर भी 1/3 है बाई चांस, और वो अपने शेयर का 1/3 पार्ट दे रहे हैं ना, तो यानी कि वो कितना दे रहा है? 1/9। तो अब ए का नया शेयर कैसे, सॉरी बी का नया शेयर कैसे निकालेंगे? 1/3 इसका ओरिजिनल शेयर था, इसने कितना दे दिया? 1/9 दे दिया, तो माइनस करने के बाद आप आंसर निकालोगे, 9 एलसीएम हो जाएगा, 3 - 1 दैट इज 2/9। मेक सेंस? अब मुझे बताओ सी का शेयर का क्या करना है? क्या सी का शेयर गिवन था आपको? नहीं, तो सी का शेयर कैसे निकालोगे? जो ए ने दिया और जो बी ने दिया, अगर हम दोनों को ऐड कर ले तो सी का शेयर ही तो आ जाएगा, क्योंकि ए ने जितना पार्ट दिया सी को वो सी का कुछ पार्ट बन गया, बी ने जो पार्ट दिया सी को वो भी सी का पार्ट बन गया, तो दोनों को ऐड करके सी का नया शेयर निकाल लेते हैं, फाइन। तो यहाँ पर सी का जो नया शेयर आएगा वो इन दोनों के सैक्रिफाइस को ऐड करके आ जाएगा, 2/6 और 1/9। तो यहाँ पर सी का नया शेयर आ जाएगा, ऐड करते हैं 2/6 और 1/9 को, तो यहाँ पर लिखते हैं सी शेयर इज इक्वल्स टू, दोनों के सैक्रिफाइस को ऐड कर लिया, 2/6 प्लस 1/9। एलसीएम कितना आएगा? 54, तो 9 2 18 प्लस 6 24/54। अब बस आपको बेस सेम करना है और आंसर्स निकाल लेने। बेस मैं सेम करके दिखाऊं या आप कर सकते हो? सर आप कर ही दो। ठीक है बच्चों, मैं कर ही देता हूँ। 54 हमें नीचे बनाना है ना, तो 54 नीचे बनाने, 9 है यहाँ पर, तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा 12/54। इधर की बात करें ए की, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा 18/54। तो आपकी न्यू रेशो आती है 18:12:24, लेकिन ये और मिनिमाइज करी जा सकती है। देयरफॉर न्यू रेशो विल बी 18:12:24। इसको आप 6 से कट कर सकते हो बच्चों, 6 3 6 2 और 6 4, तो आपकी न्यू रेशो आती है 3:2:4। अब अगर वो आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशो पूछे इस केस में, तो क्या निकालोगे? ओल्ड माइनस न्यू करके? नहीं, ओल्ड माइनस न्यू करने की नीड नहीं है। ए सैक्रिफाइस कर रहा है 2/6 और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/9, सिर्फ बेस सेम कर लेना और फ्रैक्शन में आंसर निकाल लेना। क्लियर है मेरी बात? तो ऐसे केस में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की नीड नहीं है। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है बच्चों, न्यू पीएसआर का। अब तो बच्चों फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज जनरलिटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया इस चैप्टर में एडमिशन में मतलब आपको जनरल बहुत ध्यान से करना है।
तो सबसे पहले एंट्री सीखते हैं रिजर्व्स को बांटने की। मतलब पहले मैं आपको एंट्री सिखा रहा हूँ जब सी एडमिट नहीं होता, उससे पहले हमें क्या क्या एंट्रीज करनी होती है। उसके बाद सीखेंगे जब सी एडमिट होगा तो क्या क्या एंट्रीज करनी होती है। सबसे पहले रिजर्व्स को बांटने की एंट्री सीखते हैं। देखो अभी भी कोई आपके पास रिजर्व पड़ा होता है, रिजर्व पहले मैं आपको चलो लर्न कराता हूँ कि वो कौन कौन से रिजर्व होते हैं जो हमें बांटने होते हैं पार्टनर्स में। साथ साथ लर्न करते हैं फटाफट। वैसे आपको अच्छे से पता होंगे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, एक ही बात होती है WCR, IFR और एक PL अकाउंट। अच्छा, नॉर्मल रिजर्व को हम लोग कंटीजेंसी रिजर्व भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैसे कॉन्टीजेंसी रिजर्व। फाइन, वो जनरल रिजर्व को ही बोलते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। बेसिकली 5 चीजें जो आपको लर्न करनी है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR, IFR, PL। एक बार फटाफट से रिवाइज कराओ। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR, IFR, PL। WCR, IFR अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ वीडियोस के बाद, चेंज इन PSR वाले चैप्टर में। अभी सिर्फ इतना समझना, ये रिजर्व्स अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो आपको ये ओल्ड पार्टनर्स में बांटने होते हैं। कौन से पार्टनर्स में बांटने होते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में। फाइन, आप लोग ये फटाफट नोट डाउन कर लो और लर्न कर लेना इसको, ठीक है। चलो अब सीखते हैं जब इसको बांटेंगे तो हम क्या एंट्रीज पास करते हैं। जब आप रिजर्व को बांटोगे ना बच्चों, आप सोचो क्या जनरल एंट्री बनेगी। रिजर्व लायबिलिटी साइड पे पड़े हैं, अब आपने फिनिश करने हैं, तो लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है ना। तो हमें क्या लिखना होगा? मैं मान के चल रहा हूँ कि जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। फाइन, तो हम एंट्री ऐसे पास करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जो भी आपके पास रिजर्व पड़ा होता है आप उसको डेबिट कर दोगे। फाइन, वो कोई भी रिजर्व हो सकता है, यहाँ पर मैं स्टार लगा देता हूँ, इनमें से वो कोई भी रिजर्व हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा? रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटना होगा। रीजन बीइंग, अभी सी एडमिट नहीं हुआ है, सी के आने से पहले आप जो उसके रिजर्व्स हैं ए और बी के, आप उसके ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। फाइन, अभी क्योंकि पैसा ओल्ड पार्टनर से जोड़ा हुआ है तो उस पर नए पार्टनर का तो कोई अधिकार नहीं होगा ना अभी, तो दैट्स वाई ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में बांटे जाते हैं। तो अभी मान के चलते हैं कि ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं, तो एंट्री हो जाएगी। अभी जितनी भी मैं आपको एंट्रीज करवाऊंगा उसमें मैं एज्यूम करके चलूंगा कि ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं, तो एंट्री हो जाएगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। कौन सी रेशो में? अभी क्या न्यू रेशो का यूज है? नहीं, अभी सी एडमिट नहीं हुआ। क्या सैक्रिफाइसिंग रेशो का यूज है? नहीं, ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ने बनाए हुए हैं ओल्ड रेशो में, तो हमेशा ओल्ड रेशो में ही बांटते हैं। फाइन, तो जो सी के आने से पहले का जितना भी काम होता है वो सब ओल्ड रेशो में होता है, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया, आप साथ साथ नोट डाउन कर लेना। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, राइटिंग ऑफ एसेट्स। पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से वो एसेट्स हैं जो आपको राइट ऑफ करने होते हैं। वो 3 एसेट्स होते हैं जो आपको राइट ऑफ करने होते हैं। सबसे पहले होता है गुडविल, एक होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये बैलेंस शीट में से मिलेंगे बच्चों आपको, ये चीजें बैलेंस शीट की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक होता है PL। बैलेंस शीट में एसेट्स में अगर जो PL पड़ा होता है दैट मीन्स ये लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है, क्योंकि हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं? हमेशा फर्म के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो फर्म की एसेट्स में अगर PL पड़ा दैट मीन्स फर्म ने आपसे लेना है, तो आपको लॉस हुआ था, दैट मीन्स फाइन। और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपने फर्म से पैसे लेने हैं, तो फर्म की लायबिलिटी साइड पर आता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये 3 चीजें जो आपको राइट ऑफ करनी होंगी। आप ये गैप से लर्न कर सकते हो, GAP। तो लर्न करने की ट्रिक क्या हो जाएगी? गैप, गुडविल, एडवर्टीजमेंट और PL। मैं आपको बताता हूँ क्यों राइट ऑफ करेंगे। ये रिजर्व्स और एसेट्स को जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, राइट ऑफ करना और बांटना, ये हर चैप्टर में सेम रहेगा, पूरी पार्टनरशिप में एक्सेप्ट डिसॉल्यूशन, ये बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होगा इसका, ठीक है। तो ध्यान रखना, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और PL को क्यों राइट ऑफ करते हैं उसका रीजन समझते हैं। गुडविल को आप राइट ऑफ करो, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना साथ साथ, वो आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क में। AS26 इज ऑन इंटैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल एसेट्स वाला AS26 बोलता है कि आपको पूरी पार्टनरशिप में जो आपकी जो गुडविल है बच्चों, वो परचेज गुडविल नहीं है, सेल्फ जनरेट गुडविल है। कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो AS26 बोलता है कि आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहिए, आपको इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। फाइन, तो आपने इसको राइट ऑफ करना है। तो एंट्री भी सिखाता हूँ। इसके बाद एडवर्टीजमेंट और PL, ये दीज बोथ आर फिक्टिशियस एसेट्स। इन दोनों को क्या बोलते हैं बच्चों? फिक्टिशियस एसेट्स। ये आप सेल नहीं कर सकते, ये आपको लॉस हो रखा है और आप अपने एडवर्टीजमेंट पे ऑलरेडी बहुत सारा पैसा स्पेंड कर रखा है, जो आप सिस्टम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइट ऑफ करते हो। फाइन, तो इन दोनों को डाला गया फिक्टिशियस एसेट्स की कैटेगरी में, इसलिए आप राइट ऑफ कर रहे हो क्योंकि ये सेल नहीं कर सकते। और गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, सेल्फ जनरेट गुडविल को आप रिकॉर्ड नहीं करते। फाइन, तो दैट्स में आपको इन एसेट्स को राइट ऑफ करना होता है, ठीक है। अब राइट ऑफ करने की एंट्री समझते हैं। अच्छा, ये सारे एसेट्स हैं, एसेट्स को आप बैलेंस शीट से हटाओगे तो डेबिट होंगे, क्रेडिट होंगे। एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो दैट मीन्स क्रेडिट हो जाएंगे ना, तो नीचे तो आ जाएंगे एसेट्स। जो भी एसेट आप राइट ऑफ करोगे, तीनों में से जो भी एसेट होगा
आप उसको राइट ऑफ कर देना। यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ, वेदर इट बी गुडविल, एडवर्टीजमेंट और पीएल, इन तीन में से कोई भी एसेट होगा। इसके बाद पार्टनर्स को आपने इस बार डेबिट कर देना है। तो एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सी रेशो में करोगे फटाफट से बताओ। सर न्यू रेशो में। नालायक हो, न्यू रेशो में बांटोगे। अभी तो सी की एंट्री नहीं हुई, ये उसके आने से पहले का काम चल रहा है। तो ए और बी आपस में वो एसेट राइट ऑफ कर लेंगे, फाइन, जो बिक नहीं सकता, क्योंकि सी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ी ना करेगा। ये बात क्लियर हुई आपको। तो अभी तक दो एंट्री सीख ली हमने। रिजर्व को बांटने की एंट्रीज एक बार रिजर्व रिवाइज कराओगे। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCRI फॉर पीएल। जनरल रिजर्व का एक और नाम कॉन्टीजेंसी रिजर्व हो सकता है। एसेट्स में तीन एसेट राइट ऑफ करने आपने, गुडविल, एडवर्टीजमेंट और पीएल। गैप से लर्न कराया। एसेट राइट ऑफ करोगे तो एसेट नीचे आ जाएगा, ऊपर पार्टनर्स। रिजर्व बांटोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी ना। तो जब भी पार्टनर्स की कैपिटल, पूरी पार्टनरशिप में याद रखना, कैपिटल इंक्रीज करना है मतलब क्रेडिट करनी है, और डिक्रीज करनी है तो मतलब डेबिट करनी है। तो जब आप रिजर्व्स बांटोगे तो रिजर्व्स टू पार्टनर्स, फाइन, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद अब करते हैं एंट्रीज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे तो उससे रिलेटेड क्या क्या एंट्रीज होती हैं, इसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, और आप सबको पता है यार, एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है ना। तो उस एसेट को आप डेबिट साइड पर लिख देना। जो भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेट सपोज लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, तो एंट्री बनेगी लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो नीचे क्या चीज आती जाएगी, रिवैल्यूएशन। पहले आप एसेट और लायबिलिटी के अकॉर्डिंग सोचो कि वो ऊपर आएगा या नीचे आएगा। जहां पर भी स्पेस बचता है वहां पर रिवैल्यूएशन डालते जाओ। तो एसेट की वैल्यू बढ़ी तो एसेट इंक्रीज होगा ना, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वाइस वर्सा फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट को आप कहां पर लिखोगे, सर क्रेडिट साइड पर, क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो एसेट नीचे आ जाएगा एंट्री में, ऊपर क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये बात क्लियर है आपको। इसके बाद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। आपको क्या लगता है जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, डेबिट होती है? 11th क्लास का रूल है, लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पर आती है। तो दैट मीन्स लायबिलिटी तो आ जाएगी क्रेडिट साइड पर। उस लायबिलिटी का नाम लिख देंगे, जैसे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो नीचे टू क्रेडिटर्स आ जाएगा, फाइन। ऊपर क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बहुत सिंपल है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। मेक सेंस। वाइस वर्सा फॉर डिक्रीज इन द लायबिलिटीज। लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, तो आंसर होगा लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या एंट्री पास करोगे बच्चों, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये बात भी क्लियर होती है आपको। तो 4 एंट्री समझ में आई। एक बार रिकॉल करते हैं। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो एसेट टू रिवैल्यूएशन, डिक्रीज हुई रिवैल्यूएशन टू एसेट। लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, और डिक्रीज हो रही तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, फाइन। इसके बाद गेन और लॉस की एंट्री समझ लेते हैं। फटाफट से आप लोग बताओ, अगर गेन होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर अगर गेन होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, तो पार्टनर्स को नीचे लिखो। तो टू एज कैपिटल अकाउंट। ये सारा काम कौन सी रेशो में कर रहे हो आप? सर अभी आपने बताया ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये काम सी के आने से पहले हो रहा है, फाइन। तो सी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है रिवैल्यूएशन में। हमने जो ए और बी ने मतलब एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस इंकर किया एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन पर, तो वो आपस में बांट रहे हैं। लॉस के केस में ये दोनों पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। आपको मैंने बताया ना, जब भी कैपिटल आपको कम करनी है तो पार्टनर्स को डेबिट कर दो। एंट्रीज बनाने का बहुत सिंपल सा लॉजिक है। और अगर आपने कैपिटल इंक्रीज करनी है तो वो नीचे आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, डेबिट साइड पर क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, फाइन। इधर पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। होप सो आपको अच्छे से इतनी एंट्री समझ में आ गई होंगी। मैं फटाफट से एक बार रिकॉल कराता हूँ। रिजर्व्स को बांटने की एंट्री, रिजर्व टू पार्टनर्स। रिजर्व लायबिलिटी है, खत्म कर रहे हो, ऊपर आ गया, पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। एसेट को राइट ऑफ किया तो पार्टनर्स टू एसेट, ओल्ड रेशो में। रिवैल्यूएशन में इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ, एसेट टू रिवैल्यूएशन। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट रिवैल्यूएशन टू एसेट। लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई, जल्दी से बताओ, डेबिट हो जाएगी लायबिलिटीज, लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन, फाइन। वाइस वर्सा फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर गेन होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, नीचे आ जाएगी, ऊपर रिवैल्यूएशन। वाइस वर्सा इन केस ऑफ लॉस। ये बात अच्छे से क्लियर है आपको। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद अब सीखते हैं एंट्रीज रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब सी एडमिट होता है तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें, मतलब उस टाइम पर हम क्या क्या एंट्रीज पास करते हैं, फाइन। अच्छा, 2 एंट्रीज मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ जो पार्टनर्स में जाती है। रिजर्व्स को बांटते हो और एसेट्स को राइट ऑफ करते हो, फाइन। रिजर्व्स को बांटेंगे तो एंट्री करेंगे रिजर्व टू पार्टनर्स। पार्टनर्स नीचे आ रहे हैं तो क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग होती है। जब आप एसेट्स को राइट ऑफ करते हो तो पार्टनर्स टू एसेट, तो पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं तो
पार्टनर्स के डेबिट साइड पे पोस्टिंग होती है, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना, उसकी पोस्टिंग। अभी मैं सिर्फ एंट्रीज पर फोकस कर रहा हूँ, गॉट इट। चलो, जब सी अपनी कैपिटल और गुडविल लेकर आता है तो क्या एंट्री पास करते हैं? तो इस केस में हम 2 एंट्रीज पास करते हैं। पहला, जैसे आप 11th क्लास में नहीं करते थे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, आप क्या एंट्री पास करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो देखो मैंने भी तो यहाँ पर वही लिखा, मैंने बस कैश की जगह क्या वर्ड यूज किया? बैंक, क्योंकि नॉर्मली वो पैसा चेक से लेकर आता है। फाइन। अब देखो, सोल प्रोप्राइटर था 11th क्लास में, अकेला बंदा था, तो जब वो पैसे लेकर आता था तो कैपिटल आप लिखते थे, तो अंडरस्टूड होता था कि वो उसी की कैपिटल है, क्योंकि सिंगल ओनर है। यहाँ पर अब 3-4 पार्टनर्स हो जाएंगे ना, यहाँ पे पार्टनरशिप है, तो यहाँ पर नाम तो लिखना जरूरी है ना कि किसकी कैपिटल है। तो इसलिए हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, एज्यूमिंग एक इनकमिंग पार्टनर का नाम सी है भी। फाइन। इसके बाद, अच्छा, क्या वो सिर्फ कैपिटल के बिहाफ पर एडमिट हो सकता है आपकी फर्म में? ए और बी ने बहुत सालों से मेहनत करी है, बहुत सारे कस्टमर हैं जो ए और बी की वजह से आते हैं। फाइन। तो क्या सी फ्री में एंटर कर जाएगा? नहीं, आप उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करोगे, क्योंकि आज इन्होंने बहुत अच्छी गुडविल बना रखी है, तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल चार्ज करते हैं, यानी कि गुडविल का प्रपोर्शनेट अमाउंट। गुडविल अगर पूरी फर्म की 2 लाख रुपए है और सी 1/4 के लिए आ रहे हैं, तो उसको 50,000 रुपये लेकर आने होंगे। फाइन। वो 50,000 किसके होंगे? ए और बी के होंगे, क्योंकि ए और बी ने बहुत टाइम से मेहनत करी है, बिजनेस को स्टैंड किया। फाइन। तो एंट्री हो जाएगी बैंक टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फाइन। यहाँ पर आप कैपिटल की अमाउंट डालोगे, यहाँ पर उसका शेयर ऑफ गुडविल और टोटल अमाउंट बैंक पे। क्लियर है? जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वैल्यूज पता लग जाएंगी, अभी ध्यान से समझते जाओ चीजें। इसके बाद जब आप प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटोगे, अब जल्दी से बताओ प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए आया है? ए और बी के लिए। तो आप क्या लिखोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया ना, जब भी पार्टनर्स की कैपिटल आप इंक्रीज करोगे वो हमेशा क्रेडिट साइड पर आएगी। फाइन। तो एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने की। प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर क्रेडिट हुआ, आपने उसे कैंसिल करना है डेबिट कर कर, और नीचे आ जाएंगे पार्टनर्स। फाइन। ये हमेशा कौन सी रेशियो में होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अभी मैंने आपसे न्यू रेशियो के 3 केसेस डिस्कस करे थे, तो उसमें फर्स्ट वाले केस में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की नीड नहीं होती, वो ओल्ड रेशियो ही होती है। जैसे हमारे एग्जांपल में याद है, केस 1 में क्या फिगर्स थी? ए और बी की रेशियो क्या थी? 3:2। तो उस केस में सी एडमिट हुआ था 1/4 शेयर के लिए, तो उस केस में आपको सैक्रिफाइसिंग निकालने की नीड नहीं है, वो वही होती है जो ओल्ड होती है, यानी कि 3:2। तो हम यहाँ पर लेट सपोज वो 50,000 लेकर आ रहे हैं, उसको 3:2 में बांट देंगे। फाइन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इन केस ऑफ केस 1, फाइन, ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। सेकंड केस में और थर्ड केस में मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग ओरली निकालना सिखा दिया था, वहीं से निकल जाता है। तो जो भी केस रहेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालकर उसमें बांटना। फाइन। तो इतना क्लियर हुआ आपको, साथ साथ लिखते रहना। इसके बाद अब बात करते हैं, अगर सी कैपिटल तो लेकर आया लेकिन गुडविल लेकर नहीं आया, तो ध्यान से देखो क्या चेंज आएगा। यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आ सकता पहली एंट्री में, क्योंकि जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर ही नहीं आया तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। जितने भी वो कैपिटल लेकर आ रहे हैं सिर्फ वो। क्लियर? लेकिन क्या आपको ए और बी गधे लगते हैं? क्या वो उसको एडमिट कर लेंगे, बात मान जाएंगे उसकी? नहीं। तो वो बोलेंगे कोई बात नहीं, सी से वो पैसे बाद में ले लेंगे। फाइन। तो उसका एक अपना टेम्परेरी एसेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं उसको? एसेट। कोई बात नहीं, आप हमें बाद में दे देना। तो उसको करंट अकाउंट उसका डेबिट कर देते हैं। तो हम एंट्री करते हैं सीज करंट अकाउंट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। यहाँ पर क्या आएगा सीज करंट अकाउंट में? जो भी सी का शेयर ऑफ गुडविल होगा, जितना भी उसको गुडविल का पैसा लेकर आना चाहिए था, वो यहाँ पर लिखना, और उसको कौन सी रेशियो में बांट देना? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा कौन सी रेशियो में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बाकी सारी चीजें ओल्ड रेशियो में बांटनी है, सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। उसका लॉजिक, क्योंकि ए और बी को नुकसान हो रहा है सी के आने की वजह से, तो जितना जितना प्रोपोर्शनेट नुकसान होगा उतनी उतनी भरपाई होगी ना, तो उसी रेशियो में वो भरपाई करता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसलिए उसको पेमेंट करा जाता है। फाइन। ए और बी को। ये क्लियर हुआ आपको? इसके बाद नेक्स्ट केस, अगर वो कुछ अमाउंट लेकर आता है, कुछ अमाउंट लेकर नहीं आता। लेट सपोज उसको लाने थे 50,000 और वो लाया 30,000, गुडविल की बात करूँ, ठीक है? तो अमाउंट्स कैसे डालते हैं? तो देखो पहले तो जर्नल एंट्री समझ लो, वो गुडविल लेकर तो आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर एंट्री तो ये बनेगी ना। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ अमाउंट्स, लेट सपोज वो 1 लाख कैपिटल के लिए लेकर आ रहे हैं। कितने? 1 लाख। और उसका गुडविल का शेयर मान के चलता हूँ 50,000 था सी का। कितना? 50,000। और वो लेकर आ रहा है इसमें से 30,000। कितना लेकर आ रहे हैं? 30,000। तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल के आगे कितना आएगा? 30,000। तो दैट मीन्स टोटल अमाउंट कितनी आ रही है हमारी फर्म में? 1,30,000। मेक सेंस? जितने वो लेकर आएगा उतने से आप प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट कर देना। फाइन। अब नेक्स्ट एंट्री में आप क्या करते हो? प्रीमियम फॉर गुडविल बांटते हो ना। मैंने आपको बताया ए और बी कभी भी मतलब उसको
वो वाला नुकसान अलाउ नहीं करेंगे सी को, मतलब सी से वो पूरी अमाउंट ऑफ गुडविल चार्ज करेंगे, चाहे वो लेकर आए या ना लेकर आए। जितना नहीं लेकर आएगा वो बाद में देना पड़ेगा उसको। जैसे आप कोई सामान लेने के लिए जाते हो परचून की दुकान पर, अब आपने शॉपिंग करी है 10,000 की, भाई चाहे आप सारे पैसे देकर आओ, चाहे आप सारे पैसे ना देकर जाओ, वो लेगा तो पूरे इनाफ से, या आप उसे कुछ अमाउंट देकर आओ। अगर आपने 2,000 का सामान लिया परचून की दुकान से, अब 3 केसेस हो सकते हैं, या तो आप पूरा अमाउंट पे करके आओगे फाइन, या पूरा अमाउंट पे नहीं कर कर आओगे तो वो आपके बिल में डाल देगा। ऐसे ही हमने यहाँ पर सी के बिल में डालना है जितना वो अमाउंट नहीं दे रहा हमें, फाइन। और अगर आपने 2,000 का सामान लिया, 500 देकर आए, तो 1,500 आपके अकाउंट में डाल देगा ना। ऐसे ही यहाँ पर ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आया था बच्चों, 30,000, तो यहाँ पर ये 30,000 लिख देंगे। कितना नहीं लेकर आया था, 20,000, उसके करंट अकाउंट से काट लेंगे। दैट मीन्स वो पैसा हमें फ्यूचर में दे देगा। और ए और बी के आगे पूरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान के चलता हूँ इक्वल है, तो पूरा 50,000 ही मिलेगा इनको। ये कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे कि कोई बात नहीं प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट रहने दो, नहीं। एक्चुअल में ए और बी की इनकम प्रीमियम फॉर गुडविल से ही तो है ना, तो ये वाली अमाउंट में कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो 3 कैसे समझाया आपको। जब वो पूरा पैसा लेकर आता है गुडविल का भी, तो बैंक टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, फाइन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपको बांटना है। सेकंड केस, जब वो गुडविल नहीं लेकर आता तो उसके करंट अकाउंट से काट लो, सेकंड एंट्री में करंट अकाउंट आ जाएगा। और अगर वो कुछ अमाउंट लेकर आ रहे हैं तो जितनी अमाउंट लेकर आ रहे हैं वो फर्स्ट एंट्री में नीचे आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा जितना वो लेकर आया था। जितना नहीं लेकर आएगा उसके करंट अकाउंट से वो डेफिशिएंसी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी, फाइन। और टोटल अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इनको मिल जाएगी। ए और बी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना पैसा लेकर आया कितना नहीं लेकर आया, उन्हें तो पूरा अमाउंट चाहिए। मेक सेंस, अच्छे से बात समझ में आती है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। मैं देखता हूँ और क्या है। हाँ, एक लास्ट एंट्री बची है ड्राइंग्स की। क्या होता है कि जब सी गुडविल का पैसा लेकर आता है, ए और बी को मिलता है, तो हम सेकंड एंट्री क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। अब कभी कभी ए और बी वो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब घर ले जाते हैं, बिजनेस से बाहर निकाल लेते हैं। अभी तो जो मैंने आपको बताया वहाँ पर पैसा तो बिजनेस में ही है, आपने ए और बी की कैपिटल इंक्रीज करी। अब जब ड्राइंग्स हो जाएंगी तो सोचो यार, जब कैपिटल इन्वेस्ट होती है बिजनेस में, क्या एंट्री करी थी, बैंक टू सीज कैपिटल। अब ड्राइंग्स हो रही है तो कैपिटल टू बैंक, है ना। तो यानी कि यहाँ पर 11th क्लास में आप यही चीज़ ड्राइंग्स के नाम से लिखा करते थे। क्या लिखते थे, ड्राइंग्स, क्योंकि वहाँ पर सोल प्रोप्राइटर था ना, तो वहाँ पर तो एक अकेला बंदा है, तो आपने ड्राइंग्स लिखा तो अंडरस्टूड है कि वो उसी की ड्राइंग्स है, उसी की कैपिटल कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर तो कौन कितनी पैसे लेकर जा रहे हैं तो नाम लिखना जरूरी है ना, तो ड्राइंग्स की जगह हम लोग उनकी कैपिटल को ही डेबिट करते हैं ताकि क्लियर रहे ए ने कितने पैसे निकाले और बी ने कितने पैसे निकाले। लेट सपोज ए ने 10,000 की ड्राइंग्स करी है और बी ने 15,000, ये आपको क्लियरली गिवन होगा कि उन्होंने प्रीमियम फॉर गुडविल का सारा पैसा निकाल लिया या हाफ निकाल लिया, ये आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। तो टोटल उतना यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये बात अच्छे से क्लियर है आपको। तो इसी के साथ आपकी जर्नल एंट्रीज ऑलमोस्ट होती है कंप्लीट। सो नाउ लेट स्टार्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हो गए एक बार फटाफट से रिकॉल कराओ। न्यू रेशियो के सारे केसेस हो गए, जर्नल एंट्रीज हो गई, और हम लोगों ने अभी तक इतना कर लिया है ना। अभी हम लोग मूव ऑन करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पर और सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। ट्रीटमेंट फॉर गुडविल पार्टनर्स में ऑलरेडी आपको सब समझ में आ जाएगा। ट्रीटमेंट फॉर गुडविल में आपको एंट्रीज में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। चलो, रिवैल्यूएशन देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल अकाउंट है। सारी मतलब पूरी पार्टनरशिप में एक्सेप्ट डिसोल्यूशन सब में रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट सेम होता है। एसेट की वैल्यू या तो बढ़ती है कम होती है, रिवैल्यूएशन लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है ज़्यादा होती है ना, ये 4 चीज़ें। तो रिवैल्यूएशन क्यों बनाया जाता है, जो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या लॉस हुआ है ए और बी को सी के आने से पहले, तो इसीलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं ताकि वो प्रॉफिट और लॉस सी के बिना ए और बी आपस में बांट ले, फाइन। क्योंकि उस पर कोई कंट्रोल नहीं है सी का। अगर किसी लैंड की वैल्यू हमारी 1 लाख से इंक्रीज हो चुकी है सी के आने से पहले, वो 1 लाख रुपीज ए और बी आपस में बांट लेते हैं, फाइन। तो एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी रिवैल्यूएशन होता है उसके जो प्रॉफिट और लॉस रहते हैं, उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस रहते हैं वो ए और बी आपस में बांट देते हैं, फाइन। तो देखो 4 चीजें हैं, एसेट की वैल्यू या बढ़ेगी या कम होगी, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, फाइन। अगर मैं आपको पहले लेजर पोस्टिंग से सिखाऊं तो एंट्री क्या होती थी बताओ, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एंट्री होती है सर एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, उसकी लेजर पोस्टिंग करो। एसेट टू रिवैल्यूएशन है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है एंट्री में, तो किस साइड पर पोस्टिंग करोगे आप, क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करोगे ना। तो दैट मीन्स इस केस में हम लोग पोस्टिंग करेंगे बाय साइड पर जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। मैं साथ साथ यहाँ पर एरोज लगा रहा हूँ। तो आपको कैसे लिखना होगा, लेट सपोज लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप लिखोगे बाय लैंड अकाउंट अमाउंट, फाइन। इसके बाद एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या एंट्री होती है सर, रिवैल्यूएशन टू एसेट। तो रिवैल्यूएशन एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो टू एसेट पोस्टिंग हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू एसेट अकाउंट। ये कब लिखना है, जब एसेट की वैल्यू आपको डिक्रीज होगी तो,
वो डेबिट साइड पर आएगा, ठीक है। लाइव और शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। लायबिलिटीज की वैल्यू बात करते हैं, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तो एंट्री क्या करते हो आप सर, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, तो दैट्स व्हाई डेबिट साइड पे पोस्टिंग हो जाएगी अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो, फाइन। वाइसी वर्सा, अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो किस साइड पर आ जाएगी, बाय साइड पर आ जाएगी। ये तो हो गया वैल्यूज कब बढ़ना या कम होना। अब अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई वो बोलेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी था, अभी तक अनरिकॉर्डेड था लेकिन अब उसको रिकॉर्ड करना है, अब बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो सिंपल है ना, एसेट पहले जीरो था, अब वो कुछ अमाउंट का आपको रिकॉर्ड करना है, दैट मीन एसेट बढ़ रहा है, तो किस साइड पर रिकॉर्ड करोगे। एसेट बढ़ा था तो किस साइड पर रिकॉर्ड हुआ था, यहाँ पर, तो अनरिकॉर्डेड एसेट इस साइड पर आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अनरिकॉर्डेड एसेट, आप उसको भी कहाँ पर लिखोगे, क्रेडिट साइड पर, क्योंकि एक एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है। वाइसी वर्सा, अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसको आप डेबिट साइड पर लिख देना, क्योंकि उसकी भी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, फाइन, तो डेबिट साइड पर पोस्टिंग हो जाएगी उसकी। अब मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ, अगर आपको लेजर पोस्टिंग से नहीं समझना, ये देखो, ये फेसेस का ध्यान रखो। आप सबको पता है 11th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड, गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, है ना। तो लॉस सारे डेबिट साइड पर है, जरा ध्यान से नोटिस करो। एसेट की वैल्यू कम होना लॉस है, प्रॉफिट है, सर लॉस है, चेक करो। और एसेट की वैल्यू बढ़ना फायदा है, तो बाय साइड पर। वाइसी वर्सा लायबिलिटीज के लिए, लायबिलिटीज का बढ़ना लॉस है, डेबिट साइड पर, और लायबिलिटी वैल्यू कम होना फायदा है, बाय साइड पर, फाइन। अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करना, एक नया एसेट आपके पास आ रहा है, फायदा है, तो बाय साइड पर। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट साइड पर। क्लियर हो गया सर, ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि सारे फायदे को बाय साइड पर डाल दो और लॉसेस को डेबिट साइड पर, एग्जैक्टली। एक चीज का और ध्यान रखना, वो आपको बैड डेट्स रिकवर दे सकते हैं। लेट सपोज हमें किसी डेटर ने पिछले साल 500 देने थे, हमने उसको अपने बैड डेट्स रिकॉर्ड कर दिया था, अब उसने हमें 400 रुपये दिए फुल सेटलमेंट में, तो अगर किसी बैड डेट्स को हम राइट ऑफ कर देते हैं, दैट मीन्स, ध्यान से समझना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको बोल रहे हैं कि कोई डेटर्स है जिससे हमने पिछले साल 500 लेने थे और इसको इन्होंने राइट ऑफ कर दिया था, राइट ऑफ का मतलब होता है कि इसको हम जीरो पर ले आए थे, हमने मान लिया था कि हमें 500 का नुकसान हो चुका है, हमने लास्ट ईयर पीएल में लिख दिया होगा इसको, फाइन। अब वो बोल रहे हैं 400 रुपए दे रहे हैं हमें, कितने रुपए दे रहे हैं, 400। तो आपको कंपेयर किससे करोगे, आप जीरो से करना चाहिए ना आपको कंपेयर, क्योंकि आपने लास्ट ईयर इसको राइट ऑफ कर दिया था, तो दैट मीन्स आपको 400 का गेन हो रहा है, तो इसको रिवैल्यूएशन के बाय में डाल देना। तभी मैंने यहाँ पर लिखा था बाय बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, फाइन, ये बात ध्यान रखना। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, वो कभी कभी इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, गलत है यार। अगर बैड डेट्स राइट ऑफ हो गए थे तो दैट मीन्स आप उसको ऑलरेडी कहां पर ले आए थे, जीरो पर ले आए थे। अब जितना रिकवर होगा वो आपका सारा का सारा गेन है। मेक सेंस, अच्छे से बात समझ में आती है। तो ये रहा कुछ आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसा बनता है, फाइन। अब इसके बाद आप क्या करते हो, प्रॉफिट और लॉस निकालते हो। कैसे निकालोगे, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, जैसे आप 11th क्लास से ट्रेडिंग का आंसर निकालते आ रहे हो, पीएल का आंसर निकालते आ रहे हो, क्रेडिट साइड पर सारे गेन्स है ना, तो बाय साइड का टोटल कर लेना। लेट सपोज मैं मान के चलता हूँ बाय साइड का टोटल आता है 1000 रुपीज, एक सेकेंड, मान के चलते हैं कि बाय साइड का टोटल कितना आ रहा है, अरे हाँ, तो मान के चलते हैं बाय साइड का टोटल आ रहा है 1000 रुपीज और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 400 रुपीज। तो 1000 का गेन हुआ, 400 का लॉस हुआ, कितने का गेन हुआ नेट, 600 का। तो आप यहाँ पर लिखते हो 600 रुपीज, लिखोगे टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट से। ये आपको फटाफट से बताओ किसके बीच में बांटोगे, क्या सी का कोई अधिकार है भी नहीं, ये आप काम कर रहे हो सी के आने से पहले। तो ए और बी में आप उनकी ओल्ड रेशो में, अभी मान के चलता हूँ इक्वल है, तो आप 300 और 300 बांट दोगे, फाइन। अगर 3:2 है तो 600 को मैं 3:2 में बांट कर ए और बी के आगे यहाँ पर लिख दूंगा। बात समझ में आती है। तो इतना सिंपल था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप चाहे नोट कर लो इसको। अब मूव ऑन करते हैं पार्टनर्स कैपिटल, जो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। पार्टनर्स कैपिटल हर चैप्टर में सेम फॉर्मेट होता है बच्चों, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, फाइन। अब स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ। अभी मैं आपको एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग करके नहीं सिखा रहा, वो थोड़ा बोरिंग मेथड होता है। सिंपल सा मेथड क्या रहेगा, लायबिलिटी है ना, कैपिटल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज किस साइड से होती है, सर क्रेडिट साइड से। मतलब जब लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट होती है ना, और जब डिक्रीज होती है लायबिलिटीज तो क्या होती है, डेबिट। तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी किसी भी चैप्टर में, पूरे पार्टनरशिप में, तो बाय साइड पर पोस्टिंग कर दिया करो। अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट साइड पे पोस्टिंग कर दिया करो, फाइन। अब बात करते हैं एडमिशन में पार्टनर्स कैसे बनता है। सी के आने से पहले ए और बी की कुछ कैपिटल्स पड़ी होती है बैलेंस शीट में। सबसे पहले आपको लिखनी है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी है ना बच्चों, तो वो स्टार्ट किस साइड से होगा उसका अकाउंट, क्रेडिट साइड से। किसी भी एसेट का अकाउंट किस साइड से स्टार्ट होता है, डेबिट साइड से।
तो लाइबिलिटीज का किस साइड से होता है, बाय साइड से। फाइन। तो अभी मैं आपको सी के आने से पहले की चीजें पोस्टिंग करा रहा हूँ। अब जब मैंने आपको जर्नल एंट्रीज करवाई थी, सबसे पहले मैं रिजर्व बांटे थे, क्या एंट्री करी थी, रिजर्व टू पार्टनर्स। लेजर पोस्टिंग में पार्टनर्स नीचे, मतलब एंट्री में पार्टनर्स नीचे आ रहे हैं, तो लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड पर हो जाएगी। और वैसे भी समझ लो आप रिजर्व बांट रहे हो पार्टनर्स को, तो बांट रहे हो तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना। तो दैट्स वाई जब भी आप रिजर्व बांटते हो पार्टनर्स को, तो बाय साइड पर लिखते हो, बाय रिजर्व अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट में डालोगे, ए और बी के अकाउंट में। फाइन। और ये रिजर्व्स की पूरी अच्छी से चर्चा हम लोग कर चुके हैं। वो कौन कौन से रिजर्व्स होते हैं एक बार सुनाओगे फटाफट, याद करो। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR, IFR, PL। फाइन। जनरल रिजर्व का एक और नाम लिखा था मैंने, कंटीजेंसी रिजर्व, याद है। अब एसेट्स राइट ऑफ होते हैं, एसेट्स राइट ऑफ होंगे तो पार्टनर्स में से बाहर निकालने हैं वो, तो डेबिट साइड पर पोस्ट हो जाएगा। एंट्री क्या करी थी आपने जब एसेट्स को राइट ऑफ किया था, एसेट नीचे आए थे, पार्टनर्स डेबिट हुए थे ना, तो पार्टनर्स के डेबिट साइड पर पोस्टिंग हो जाएगी। अब 3 एसेट सुनाओ फटाफट से जो आप राइट ऑफ करते हो, जल्दी जल्दी। सर उसमें थे गुडविल, एडवर्टीजमेंट और PL। वेरी गुड बच्चों, आपको मैंने बताया था, गैप से लर्न कराया था, गुडविल, एडवर्टीजमेंट और PL। एक बार मुझे रिवाइज कराओगे रीजंस, वो 1 मार्क में आ सकते हैं। गुडविल क्यों राइट ऑफ कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू AS 26, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसलिए उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। AS 26 बोलता है कि आपको परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना चाहिए। इसके बाद एडवर्टीजमेंट और PL को क्यों राइट ऑफ करते हो, क्योंकि दे आर फिक्टिशियस एसेट्स। फाइन। अब उन तीनों में से कोई भी एसेट हुआ या एक या दो एसेट हुए तो आप उसको राइट ऑफ कर देना, ठीक है। इसके बाद रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा, गेन आता है तो एंट्री क्या होती है, मैंने आपको एंट्री में बताया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। तो किस साइड पर पोस्ट हो जाएगा रिवैल्यूएशन का गेन, बाय साइड पर, तो लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर गेन होगा तो बाय साइड पर, और वाइसी वर्सा अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड पर आ जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन का अगर गेन हो रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो बाय साइड पर आएगा। फाइन। और अगर लॉस हो रहा है तो किस साइड पर आएगा, डेबिट साइड पर आएगा। तो मैं लिखूंगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, आगे लॉस। बात अच्छे से क्लियर है, होप सो बहुत इजी लग रहा होगा आपको अब तो अच्छे समझ कर। इसके बाद इंटरेस्टिंग है बहुत अकाउंट्स, अगर हम समझ के करें तो, अगर रटेंगे तो बहुत मुश्किल लगती है अकाउंट्स। मुझे लगता है अकाउंट्स से बढ़िया सब्जेक्ट ही नहीं बना। इसके बाद आगे बढ़े, इसके बाद क्या होता था सोचो, हमने रिजर्व की एंट्रीज करी थी, पोस्टिंग कर ली, एसेट्स को राइट ऑफ किया था उसकी पोस्टिंग कर ली, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा उसकी पोस्टिंग कर ली। अभी तक सी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, अब सी एंटर होता है, याद है। तो जब सी एंटर होता है वो 2 अमाउंट्स लेकर आता है, जल्दी से तो कौन कौन सी, सर कैपिटल और गुडविल। यस, तो कैपिटल और गुडविल जब वो लेकर आएगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सर इंक्रीज होगी। तो किस साइड पर लिखना चाहिए बच्चों, क्रेडिट साइड पर। तो सी जितनी भी कैपिटल लेकर आ रहे हैं आप उसको बाय साइड पर लिखोगे, बाय बैंक, और सी के अकाउंट में पोस्ट कर दोगे। फाइन। क्या लिखोगे, बाय बैंक, वो हम नॉर्मली मान के चलते कि वो चेक से लेकर आ रहा है, अगर कैश से यूं करेंगे तो बाय कैश लिख देना, तो बाय बैंक सी के अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे। फाइन। इसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, जल्दी से बताओ, वो अपने लिए लेकर आते हैं ए और बी के लिए, ए और बी के लिए। तो आप यहाँ पर लिखते हो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आप शॉर्टकट्स मत यूज करना वहां पर, अभी मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और किसके अकाउंट में डालते हैं, ए और बी के। बस एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें आपको ओल्ड रेशो में बांटनी है एक्सेप्ट प्रीमियम फॉर गुडविल। जल्दी से बताओ प्रीमियम फॉर गुडविल कौन सी रेशो में बांटते हैं, सर सैक्रिफाइसिंग रेशो। एग्जैक्टली, तो प्रीमियम फॉर गुडविल का ध्यान रखना, ये कौन सी रेशो में बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। फाइन। अब देखो वो आपसे कहाँ पर आपको थोड़ा फंसा सकते हैं, ब्रॉड डाउन में नहीं, रिजर्व आप कर लोगे डील। इसके बाद अभी रिजर्व्स को मैं और डिटेल में WCR IFR समझाऊंगा आपको। रिवैल्यूएशन का गेन लॉस आप निकाल लोगे, बाय बैंक इसमें कुछ नहीं है, वो गुडविल में आपको फंसा सकते हैं। आपको मैंने बताया था 3 केसेस होते हैं। पहला जब वो पूरी गुडविल लेकर आएगा, मतलब अपना शेयर पूरा लेकर आएगा, तो आप क्या लिखते हो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। फाइन। अगर वो अपना शेयर नहीं लेकर आया तो क्या प्रीमियम फॉर गुडविल लिखोगे आप, नहीं। क्या लिखोगे, मैंने आपको बताया था उसके करंट अकाउंट से कट कर लेंगे। ए और बी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गुडविल लेकर आया या लेकर नहीं आया, ए और बी को तो पैसे मिलने ही है, तो हम उसके करंट अकाउंट से कट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाय सीज करंट अकाउंट। और पता है आपको, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये सीज के करंट अकाउंट को एसेट क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो पैसा हमने फ्यूचर में उससे लेना है। फाइन। हमने उसका एक टेम्परेरी एसेट अकाउंट, एसेट बना दिया करंट अकाउंट के नाम से, जो हम उससे फ्यूचर में ले लेंगे। ये बात अच्छे से क्लियर है आपको। अब तीसरा केस क्या था, गुडविल का कॉम्बिनेशन, वो कुछ पैसे लेकर आया, कुछ लेकर नहीं आया। लेट सपोज, अब कुछ एजम्पशंस ले रहा हूं मैं ताकि मैं आपको अमाउंट पोस्ट करके सिखा। मान के चलते कि वो उसका शेयर था टोटल 50,000 का। कितना शेयर था, 50,000। बोलो कितना शेयर था, 50,000।
सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल एज्यूम करते हैं, कितनी इक्वल, ताकि इजी रहे पोस्टिंग करना। और वो 50 में से 30 लेकर आ रहे हैं, कितना लेकर आ रहा है 30, 20 लेकर नहीं आ रहा, तो आप 30 तो लिखोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के आगे, फाइन। और 15 मैंने आपको बताया ना सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्या मान के चल रहा हूँ, इक्वल है, तो मैं ऐसा लिख दूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 15 और 15, और वो जो लेकर नहीं आया 20,000 वो उसके करंट अकाउंट से कट कर लेंगे, तो बाय सीज करंट अकाउंट 10,000 और 10,000, उस केस में मैं ऐसा लिख देंगे। बात समझ में आती है? तो 3 केसेस हो गए, या तो पूरा गुडविल लेकर आएगा तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, करंट अकाउंट नहीं दिखेगा आपको वहां पर। अगर वो पूरा पैसा नहीं लेकर आया, मतलब गुडविल का कुछ भी अमाउंट नहीं लेकर आया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह क्या लिखना, करंट अकाउंट लिखना। अगर वो कुछ पैसा लेकर आया, कुछ नहीं लेकर आया, तो जितना लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल के आगे, और जितना नहीं लेकर आया करंट अकाउंट के आगे, फाइन, मेक सेंस। इसके बाद लास्ट में आप आंसर्स निकाल लेते हो। आंसर्स निकालते हो तो क्या लिखते हो, सर आंसर निकालना है हमें तो क्लोजिंग कैपिटल्स निकालनी है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन ही तो लिखेंगे। सर वेरी गुड बच्चों, इंटेलिजेंट हो यार। तो बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। होप सो आपको बैलेंसिंग फिगर चीज़ें निकालनी आती है, क्लास 12th में हो, पूरा साल पढ़े हो, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, कैरी डाउन निकाल सकते हो। क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, फाइन, एक ही क्रेडिट साइड माइनस एक ही डेबिट साइड, ए का कैरी डाउन आ जाएगा और ऐसी बी का आ जाएगा और सी का आ जाएगा। क्लियर है? होप सो इस वीडियो के बाद आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कॉन्फिडेंस अच्छे से आ जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से कर लेना बच्चों, ठीक है? हर एक चीज़ नोट डाउन करी होगी होप सो आपने। तो अब आप एडमिशन के क्वेश्चंस करो, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के साथ।